हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डेटा माइनिंग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर DMB बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे हम देखते थे एंटरप्राइज रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, ठीक है, EDW। तो पूरे डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट के अंदर जहां पर भी EDW वर्ड आता था उसको हम रिप्रेजेंट करते थे एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस की मदद से, राइट। तो इसी तरह आगे जाकर आपको मिलेगा DM सिनोनिम। तो इसका वर्ड का मीनिंग क्या होगा? डेटा माइनिंग। अब एग्जैक्टली डेटा माइनिंग क्या है और इस सेशन के अंदर हम कितने कितने टॉपिक्स देखने वाले हैं, ठीक है, वो फिलहाल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग एग्जैक्टली क्या है। देन आफ्टर डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर, उसी तरह से डेटा माइनिंग का भी अपना एक आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। देन आफ्टर नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे KDD। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बड़ा ही वाइड कंसेप्ट है KDD। जैसा कि डेटा वेयरहाउस के साथ था वैसा ही डेटा माइनिंग के अंदर KDD एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस इसका फुल फॉर्म। और एट लास्ट हम देखेंगे वेब माइनिंग कंसेप्ट क्या है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा माइनिंग से। डेटा माइनिंग एग्जैक्टली है क्या? तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया गया है डेटा माइनिंग रिफर्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जस्ट इसी एक वर्ड को आपको डिटेल में समझना है। कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आपको करना है एक्सट्रैक्ट, बट कहाँ से? तो कि फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से, ठीक है। हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑलरेडी मिल रहे हैं, कहाँ से? डेटा वेयरहाउस में से, ठीक है। वहाँ पर वेरियस रिसोर्सेज के थ्रू डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा मार्ट्स, देन आफ्टर मेटा डेटा रेपोजिटरी, उसके अंदर हमें कई सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिलते थे अब तक। तो अब उस सभी डेटा में से हमें कौन सा डेटा चाहिए, कोई पर्टिकुलर पैटर्न वाइज, कोई हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके, उस टाइप का हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप का डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है विथ हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग, या फिर आप बोल सकते हो इसी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को ही आप बोल सकते हो डेटा माइनिंग, ठीक है। देखिए आगे है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लार्ज डेटा। अब ऑब्वियसली ये सब लार्ज डेटा में से कोई एक ह्यूमन को क्या होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को बड़ा ही इम्पॉसिबल बोला जाएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोसेस डेटा फास्ट इनफ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। अब बड़ी ऑब्वियसली चीज़ है, हमें किसी ना किसी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, राइट। अगर हम इंडिविजुअली कोई ह्यूमंस इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालिसिस करने बैठेगा, देन आफ्टर उसमें से वन बाय वन कोई अपने हिसाब से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा तो बड़ी ही देर लगेगी, बहुत ही टाइम कंजप्शन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे? एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जिसकी मदद से ये जो एक्सट्रैक्शन की जो इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी, ठीक है, वो बड़ी ही फास्ट हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर डेटा माइनिंग इज यूज्ड बाय कंपनीज in order to get customer preferences, determine price of their product and services and to analysis market, ठीक है। डेटा माइनिंग किस लिए की जाती है, इसका मेन गोल क्या है, मेन पर्पस क्या है? तो कई सारी कंपनीज को अपने कस्टमर का प्रेफरेंसेस लेना होता है, प्राइस को डिटरमाइन करना होता है बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड पास्ट प्राइस सिनारियोस, ठीक है। अब तक किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस रेशियो इतना था, तो अब आगे जाकर कितना होगा वो उसको डिटरमाइन करना होता है। तो किसके बेसिस पर डिटरमाइन कर सकेगा? ऑब्वियसली डेटा माइनिंग के रिजल्ट के थ्रू, राइट। देन आफ्टर वो इसी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगा और मार्केट के एनालिसिस कर सकेगा अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो डेटा माइनिंग। अब अगेन मैं रिपीट करूंगा, डेटा माइनिंग भी एक बहुत ही बड़ा वास्ट कंसेप्ट है, जैसा कि हम देख चुके थे डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। डेटा वेयरहाउस तो आपको बल्क के अंदर डेटा प्रोवाइड करेगा एज ए स्टोरेज के थ्रू, लेकिन उसमें से आपको अपने हिसाब से डेटा रिट्राइव करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाइड नीड के मुताबिक, ठीक है। तो वो किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसमें से डेटा निकालोगे, तो उस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को ही आप बोलोगे माइनिंग, डेटा माइनिंग, ठीक है। तो चलिए ये आपने पढ़ी फिलहाल डेटा माइनिंग की डेफिनेशन और उसका मतलब। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर की तरफ। हमने ऑलरेडी डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर देख लिया था, आपको याद होगा हमने 3 टायर आर्किटेक्चर देखा था, राइट, डेटा वेयरहाउस का।
तो उसी तरह से डेटा माइनिंग का भी कोई बिल्ट इन आर्किटेक्चर होता है जिसको हमें फॉलो थ्रू करना होता है, राइट। तो ये फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है सबसे बॉटम लेयर में से, यहाँ पर आपको 4 वेरियस रिसोर्सेज मिल रहे हैं जहाँ से आप डेटा को निकाल सकते हो। सबसे पहला होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। ठीक है, हम सभी को मालूम है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ऑनलाइन सर्विसेज है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को सर्फिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर से ही आपको डेटा मिलेगा। देन आफ्टर आपके ऑर्डिनरी जो डेटा बेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर से आप डेटा निकाल सकते हो। देन आफ्टर मेन डेटा वेयरहाउस, ठीक है, यहाँ से भी आप डेटा निकाल सकते हो। और कई सारे अदर डेटा रेपोजिटरीज भी आपके पास हो सकते हैं कि इन सभी चीज़ों में से, इन सभी रिसोर्सेज में से आपके पास कई सारे बल्क में डेटा मिलते हैं, राइट। तो उन सभी डेटा को सबसे पहले आपको लगाना होता है क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड सिलेक्शन। और मे भी अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस सेशन के अंदर हम एक प्रोसेस देख चुके थे, ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। तो बस ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर से आपके पास कई सारे बल्क में डेटा आते हैं, ठीक है, उसको आपको करना होता है क्लीन, ठीक है। देन आफ्टर आपको उसको करना होता है इंटीग्रेट, ठीक है, किसके अंदर, मेन डेटाबेस या फिर मेन डेटा वेयरहाउस सर्वर के अंदर। और उसमें से कुछ चुनिंदा डेटा को ही आपको सिलेक्ट करना होता है या फिर रिट्राइव करना होता है, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस यहाँ पर लगती है। उस प्रोसेस में से डेटा को पास करने के बाद आपका जो डेटा है वो एग्जैक्टली लोड होता है किसके अंदर, आपके पर्टिकुलर अलग अलग डेटाबेस के अंदर या फिर डेटा वेयरहाउस सर्वर्स के अंदर, राइट। तो चलिए अब यहाँ तक आपका डेटा आ गया, ठीक है, फिल्टरिंग करते करते यहाँ तक आपका डेटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, एक अप एरो का है और एक डाउन एरो का है, ठीक है। तो हम फिलहाल देख रहे हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं इस फिगर को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस एरो को हम नोटिस करेंगे। देखिए यहाँ पर है डेटा माइनिंग इंजन। अब आपका डेटा आ गया डेटा वेयरहाउस के सर्वर के अंदर, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, एक डेटा माइनिंग इंजन चाहिए। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की ना कि हम मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, राइट, डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वो सभी आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, इस डेटा माइनिंग इंजन के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर पैटर्न इवेल्युएशन। अब ये चीज क्या है, पैटर्न इवेल्युएशन यानी कि आपकी अपनी खुद की पैटर्न कि जिस हिसाब से आपको डेटा रिट्राइव करना था। अब ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे में से आपको कई सारा डेटा मिलेगा ना, कोई अननेसेसरी डेटा होगा, कोई नल वैल्यू वाला डेटा होगा, लेकिन आपको वो सभी डेटा नहीं चाहिए था, आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वाला ही डेटा चाहिए था, आपकी कोई पैटर्न होगी, ठीक है। तो वो पैटर्न आपको यहाँ पर इवेल्यूएट करनी है, वो पैटर्न यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। अगर वो पर्टिकुलर डेटा इस पैटर्न के हिसाबिक आ रहा होगा तभी उस डेटा को आप निकालोगे एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर शो कर दोगे किसको, आपके एंड यूजर को, किसके थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि आपका पीसी समझ लो, आपकी कोई डिवाइस समझ लो, जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली एंड रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कुछ प्रोसेस होती है डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। सेम यहाँ पर आप रिवर्स भी देख सकते हो। देखिए अब आपके यूजर ने यहाँ पर आपके सभी डेटा को देख लिया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वहां पर अगेन उस डेटा को रिस्पॉन्स करेगा, क्या उसे जैसा डेटा चाहिए था उसी तरह का डेटा उस तक पहुंचा या नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो एनालिसिस करेगा और मे भी वो यहाँ पर रिस्पॉन्स बैक कर सकता है, ठीक है। तो वो अगेन पैटर्न इवेल्यूएशन के अंदर आएगा, क्या वो पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। मे बी यहाँ पर क्या हो सकता है, यूजर अपना कोई फीडबैक दे रहा होगा, ठीक है, कि अब मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, आप इस तरह से करो। तो वो जो नया डेटा पास करेगा यूजर अपनी ओर से, ठीक है, वो अगेन पैटर्न के साथ मैच किया जाएगा, क्या इस पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से वो डेटा मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच कर गया तो फिर डेटा माइनिंग इंजन के थ्रू आपके डेटाबेस या फिर डेटा वेयरहाउस सर्वर के अंदर वो डेटा ऐड हो जाएगा। वो डेटा कहाँ से आया, एंड यूजर के थ्रू ही आया, देखिए डायरेक्टली ऐड हो गया, ठीक है। नीचे से आपके मेन डेटा जो रिसोर्सेज थे वहां से तो डेटा अब तक आ ही रहा था, लेकिन अब जो फाइनल प्रोडक्ट आपने यूजर तक पहुंचा दी उसमें से यूजर आपको फीडबैक दे रहा है, ठीक है, कोई नया वाला डेटा ऐड करो, उस तरह से। क्लियर। तो ये दोनों तरफा आपकी प्रोसेस की जाती है डेटा माइनिंग के अंदर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉलेज बेस, ठीक है। नॉलेज बेस में से भी पैटर्न इवेल्यूएशन किया जाएगा और डेटा माइनिंग इंजन में से इस नॉलेज बेस के अंदर पड़े हुए इंफॉर्मेशन का भी यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सभी का डिटेल के अंदर किस तरह से वर्कआउट होता है वो मैं फिलहाल आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप इस स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस फिगर का। ये है आपकी डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर की फिगर। चलिए अब ईच एंड एवरी प्रोसेस को हम थियोरेटिकली डिटेल के अंदर देखते हैं।
चलिए, सबसे पहली प्रोसेस थी आपकी डेटा वेयरहाउसिंग की। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है डेटा वेयरहाउस एज अ मेन कंपोनेंट। तो हम सभी को मालूम है डेटा वेयरहाउस क्या है, तो कि एक टाइप ऑफ प्लेस है विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, राइट। मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, इसी को हम अभी तक बोलते थे डेटा वेयरहाउस। बट अंडर यूनिफाइड स्कीमा, यानी कि एक ही प्रकार की स्कीमा के अंदर, अलग अलग स्कीमा नहीं। ठीक है, देन आफ्टर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डेटा वेयरहाउस इज क्रिटिकल टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ चुके थे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने के लिए डेटा वेयरहाउस के अंदर पड़ा हुआ डेटा जो होता है, राइट, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बड़ा ही क्रिटिकल होता है। क्या वो डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दिला सकता है या फिर डिसएडवांटेज दिला सकता है। ठीक है, इन सभी को एनालिसिस करना होता है। तो इस हिसाब से डेटा वेयरहाउस जो है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा माइनिंग इंजन। अब ये हमारे लिए नया वर्ड है, डेटा माइनिंग इंजन। ठीक है, अभी तक हमने इस वर्ड को कभी भी नहीं देखा था। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका रोल क्या है, देखिए समझते हैं। डेटा माइनिंग इंजन जो है, ठीक है, एक कोर कंपोनेंट है डेटा माइनिंग प्रोसेस के अंदर, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स that are used to perform various tasks like clustering, classification, prediction and correlation analysis। अब देखिए, ये सभी हमने अभी फिलहाल नए वर्ड्स देखे, राइट। क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन, कोरिलेशन एनालिसिस। तो ये सभी वर्ड्स, ये सभी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी भी बात की थी मशीन लर्निंग के अंदर। तो मशीन लर्निंग के अंदर एज ए सब टेक्नोलॉजीज ये सभी कीवर्ड्स आते हैं, क्लस्टरिंग से लेकर कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये सभी कौन हैंडल करेगा, डेटा माइनिंग इंजन। डेटा वेयरहाउस में से प्योर डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका डेटा माइनिंग इंजन। ठीक है, इसी के अंदर हम सभी अलग अलग टाइप के मशीन लर्निंग के सिनारियोज को इम्प्लीमेंट करेंगे और वही डिसाइड करेगा कि मेरा पास डेटा वेयरहाउस में से कौन सा डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा माइनिंग इंजन। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे पैटर्न इवेल्युएशन की तरफ। ये भी हमारे लिए एक नया वर्ड था। ठीक है, पैटर्न इवेल्युएशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग वेरियस पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग इंजन। अब जैसा कि हमने पहले बताया था, डेटा माइनिंग इंजन के अंदर सभी क्लस्टरिंग से लेकर प्रेडिक्शन तक के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जो कि डेटा वेयरहाउस में पड़े हुए डेटा को फिल्टर आउट करते थे, राइट। और फिल्टर आउट करने के बाद एंड यूजर तक मेन डेटा क्या पहुंचाना है, तो इसके लिए पैटर्न इवेल्युएशन के अंदर उस डेटा को पास करना होता है, क्योंकि यहाँ पर यूजर के द्वारा डिसाइड की गई हुई सभी पैटर्न्स मौजूद होती है। तो क्या आपका डेटा उस पैटर्न के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो रहा है तो उसी टाइप के डेटा को आप आगे भेजोगे GUI के अंदर, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो बस यही काम है आपके पैटर्न इवेल्युएशन का। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आपके पास है यूजर इंटरफेस, यानी कि जो टॉप लेवल की हमारी लेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डेटा माइनिंग सिस्टम। अब ऑब्वियसली यूजर को जो है वो डायरेक्टली टॉप लेयर के साथ ही कम्युनिकेट करना होगा, राइट, कि मेरे पास एंड डेटा किस तरह से मिल रहा है, किस तरह से विजुअलाइज होकर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, सिर्फ यूजर को उसी के साथ कंसर्न होगी। यूजर को इस नीचे सभी लेयर्स के साथ कंसर्न है ही नहीं। ये सभी नीचे वाली लेयर्स जो है वो एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटा माइनिंग एम्प्लॉय को रिलेवेंट करती है। ठीक है, तो ये जो हमारी फेज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो यूजर को दिखाई देती है, बट ये बनी किसकी मदद से हुई है, इन नीचे की अवेलेबल सभी लेयर्स की मदद से। ठीक है, इट अलाउस यूजर टू यूज द सिस्टम इजीली इवन इफ यूजर डजंट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सिस्टम। यूजर को ये सभी डेटा समझने के लिए ओनली एंड ओनली ये टॉप लेवल लेयर के साथ ही काम करना होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, यूजर को इन नीचे क्या हो रहा है, डेटा किस तरह से आ रहा है उसके पास, उसके साथ किसी भी तरह का लेना देना है ही नहीं। ठीक है, वो सोलरली रिस्पॉन्सिबल रहता है ओनली एंड ओनली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, राइट। तो ये बड़ा ही की रोल निभाता है हमारे डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर के अंदर। ओके, तो ये था आपका सिंपल यूजर इंटरफेस लेयर। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे टोटली न्यू कीवर्ड के अंदर, नॉलेज बेस। ये आप देख सकते हो डेटाबेस की तरह हमें फिगर दिखाई दे रहा है नॉलेज बेस का, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है डेटा माइनिंग इंजन के साथ और साथ ही साथ पैटर्न इवेल्युएशन के साथ।
तो देखते हैं डेटा माइनिंग के अंदर नॉलेज बेस का आखिरकार क्या रोल है। तो देखिए अब ये कंसिस्ट क्या करता है, अ डेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग, नॉलेज बेस प्रोवाइड्स इनपुट टू द डेटा माइनिंग इंजन विच गाइड्स डेटा माइनिंग इंजन इन द प्रोसेस ऑफ पैटर्न सर्च। अब देखिए डेटा माइनिंग इंजन के अंदर मैंने पहले बताया था कि आपके पास मशीन लर्निंग रिलेटेड कई सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर अंदर होगी, राइट। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर कई सारी मॉड्यूल्स आते हैं, उस मॉड्यूल्स को आप जब तक इनपुट नहीं देंगे वो आपको आउटपुट भी नहीं देगा। तो यहाँ पर डेटा माइनिंग इंजन के अंदर इनपुट कहाँ से मिलता है उसको, तो इनपुट दिया जाता है नॉलेज बेस में से। देखिए यहाँ पर ये राइट एरो वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर कई सारे इनपुट के मॉड्यूल्स पड़े हुए होंगे, उसमें से स्टेप बाय स्टेप सभी इनपुट्स वो प्रोवाइड करेगा। कहाँ पर, डेटा माइनिंग इंजन के अंदर, ठीक है। तो डेटा माइनिंग इंजन देन डिसाइड कर सकेगा कि कौन सा डेटा डेटा वेयरहाउस सर्वर में से उसको एक्सट्रैक्ट करना है और कौन सा पैटर्न एवोल्यूशन फेज के अंदर पहुंचाना है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो पूरे आर्किटेक्चर के अंदर दो ही है, कौन कौन सी, एक डेटा माइनिंग इंजन और दूसरा आपका नॉलेज बेस, ठीक है। क्योंकि डेटा माइनिंग इंजन के अंदर क्लस्टरिंग, प्रेडिक्शन, कोरिलेशन, इवैल्यूएशन जैसी कई सारी चीज़ होती है जो कि टोटली मशीन लर्निंग डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग के कोई भी मॉड्यूल को वर्कआउट करने के लिए मेन चीज़ होती है इनपुट। इनपुट अगर उसके पास नहीं होगा तो कोई भी आपको आउटपुट भी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो वो सभी इनपुट कहाँ से आता है, नॉलेज बेस में से, राइट। तो ये था आपका क्लियर एग्जाम्पल नॉलेज बेस का। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो निकाल सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मेन प्रोसेस KDD, यानी कि नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, ठीक है। तो ये कई बार आपको एग्जाम के अंदर KDD प्रोसेस भी पूछा जाएगा या फिर नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस वो भी आपको पूछा जाएगा, तो दोनों एक ही है। अब हाँ, KDD जो है वो डेटा माइनिंग की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर आप फर्स्ट टॉपिक देख सकते हो, डेटा माइनिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। तो इन शॉर्ट KDD प्रोसेस का ही दूसरा नाम क्या है, आपका डेटा माइनिंग, ठीक है। तो डेटा माइनिंग बोलो या फिर उसको KDD प्रोसेस बोलो, दोनों एक ही है। क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको लास्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई है, KDD इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग नॉलेज इन डेटा, इट डज दिस बाय यूजिंग डेटा माइनिंग मेथड्स, यानी कि कुछ एल्गोरिथम्स को वो अप्लाई करेगा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट डिमांडिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि ऑलरेडी आपको सिमिलर डेफिनेशन दिख रही होगी जो कि हम अभी पढ़ कर आए डेटा माइनिंग के अंदर, राइट। डेटा माइनिंग के अंदर क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था डेटा वेयरहाउस में से, उसमें से आपको कुछ रिक्वायर्ड पैटर्न वाइज डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, किसकी मदद से, डेटा माइनिंग इंजन की मदद से। तो सेम चीज यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। देखिए एक्सट्रैक्ट डिमांडिंग नॉलेज, यानी कि कोई पैटर्न वाइज डेटा आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पर से, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर से, ठीक है। लेकिन किसकी मदद से आप निकालोगे वो डेटा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है डेटा माइनिंग मेथड्स, यानी कि कुछ एल्गोरिथम्स। तो मार्केट के अंदर ऐसे कई सारे डिमांडिंग एल्गोरिथम्स है जिसका आप यूज करके अपने मनचाहे नॉलेज को अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से फाइंड कर सकते हो या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंडिंग नॉलेज इन डेटा, ठीक है। बस यही प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, KDD। क्लियर। तो ये थी आपकी नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस प्रोसेस। अब ये इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन होगी। अब हम इसका भी आर्किटेक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर एक फिगर दिख जाएगी, ठीक है। जैसा कि हमने देखा ना अब तक डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर, डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर, उसी तरह आपकी KDD प्रोसेस का भी इस तरह का सिंपल आर्किटेक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस दिखाई देगी होगी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 से लेकर 7 प्रोसेस, ठीक है। इन सभी प्रोसेस को मिलाकर आपकी पूरी KDD प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट डेटा क्लीनिंग, देन आफ्टर डेटा इंटीग्रेशन, डेटा सिलेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ओवरऑल वही चीज हो गई ETL, राइट, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। देन आफ्टर उसमें किया जाता है आपका डेटा माइनिंग, पैटर्न इवेल्युएशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब देखिए इस फिगर को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में आपके पास होते हैं वेरियस रिसोर्सेज। इस फिगर के अंदर आपको सिर्फ 2 ही रिसोर्सेज बताए गए हैं, एक है आपका डेटाबेस और एक है आपकी फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स कोई भी हो सकती है, वो कोई एक्सेल शीट हो सकती है, CSV फाइल्स भी हो सकती है, ठीक है। वहां पर में से आपको डेटा को निकालना है, एकदम जो आप बोलते हैं ना रो डेटा, बस वही डेटा। तो वो रो डेटा डायरेक्टली आपको क्या करना है, डेटा वेयरहाउस के अंदर सेट नहीं करना है, बल्कि इन चारों चीज़ों में से आपको पास करना है। फर्स्ट आपका है क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन।
डेटा को आपको करना होगा क्लीन, एंड देन आफ्टर आपको करना होगा उसको इंटीग्रेट, राइट, किसके अंदर, डेटा वेयरहाउस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरो है वो वही इंडिकेट कर रहा है। देखिए हमारे पास डेटाबेस था या फिर फ्लैट फाइल्स थी, ठीक है, उसमें से डायरेक्टली डेटा आप डेटा वेयरहाउस के अंदर नहीं डाल सकते, बल्कि सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करो आप, एंड देन आफ्टर डेटा इंटीग्रेशन की मदद से आप डेटा को लोड करो किसके अंदर, वेयरहाउस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक डेटा को पहुँच जाने के बाद आपको डेटा माइनिंग परफॉर्म करनी है। लेकिन डेटा माइनिंग कब करनी है, सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, रिट्राइव करना है, एंड देन आफ्टर उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और हाँ ये सभी चीज कौन करेगा, एक यूजर ही तो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉप पर एक यूजर है और देखिए सभी प्रोसेस पर वो एरो इंडिकेट किया गया है। ये जो यूजर है वो क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन करेगा, देन आफ्टर वही यूजर अगेन सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो बस इसलिए यहाँ पर इस फिगर को इसी तरह से अरेंज किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अब सिलेक्शन और ट्रांसफर हो जाने के बाद जो डेटा आपको मिलेगा वहीं पर आपको मेन प्रोसेस करनी है डेटा माइनिंग की। ठीक है, डेटा माइनिंग हो जाने के बाद आपको रिक्वायर्ड डेटा मिल जाने के बाद क्या करना है, उस पर इवेल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर आपको दो प्रोसेस दिखाई गई है। इवेल्यूएशन यानी कि आपको अपनी कुछ पैटर्न अप्लाई करनी है कि उसके हिसाब की तो आपको डेटा चाहिए था। ठीक है, तो उस हिसाब वाली ही पैटर्न आपको वहां पर अप्लाई करनी है। देन आफ्टर उसमें से जो निकला हुआ डेटा होगा उसको आपको करना है प्रेजेंट। किसको प्रेजेंट करोगे आप, यूजर को। ठीक है, ये आपका एंड यूजर है, तो उस प्रेजेंट आप किस तरह से करोगे, नॉलेज प्रेजेंटेशन की मदद से। ठीक है, तो हमने अभी अभी वो ग्राफ देखा था, यहाँ पर टॉप लेवल वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बस ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, वही है आपका प्रेजेंटेशन लेयर सबसे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा पैटर्न्स के थ्रू आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है। तो बस वही लास्ट वाला फाइनल आउटपुट, यानी कि आप उसको बोल सकते हो वन नॉलेज। ठीक है, नॉलेज यानी कि एक्सट्रैक्ट किया गया हुआ फाइनल फिल्टर डेटा। तो बस वही डेटा आपको यूजर तक पहुंचाना था, राइट। लेकिन ये सब प्रोसेस के अंदर कितने कितने स्टेप्स इंक्लूड हुए, तो टोटल 7 स्टेप्स। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डेटाबेस या फिर फ्लैट फाइल्स जैसे रिसोर्सेज में से। सबसे पहली प्रोसेस हमने लगाई क्या, डेटा क्लीनिंग। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड डेटा को हमने इंटीग्रेट किया किसके अंदर, डेटा वेयरहाउस के अंदर। देन आफ्टर उसमें से हमने डेटा को सिलेक्ट किया और ट्रांसफॉर्मेशन किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम देख चुके थे डेटा पाइवोटिंग, डेटा रोलअप, डेटा ड्रिल डाउन जैसी कई सारे मेथड्स आ सकती है। उसमें से फाइनल मिला हुआ डेटा जो है वो अब डेटा माइनिंग डिसाइड करेगा। ठीक है, मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजी कि कौन से डेटा को मुझे फिल्टर आउट करना है बेस्ड ऑन सम पैटर्न्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर फाइनल आउटपुट आपने दे दिया एंड यूजर को। तो दैट्स ऑल, बस इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ठीक है, यानी कि KDD प्रोसेस। तो इतने स्टेप्स आपको याद रखने हैं और ये है इसकी फिगर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन 7 स्टेप्स का कुछ थियोरेटिकली प्रोसेस। देखिए यहाँ पर आपको इस स्लाइड्स के अंदर 7 टॉपिक्स का ऑल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा थियोरेटिकली। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली डेटा को क्लीन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस वही लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी भी समझाया। देखिए नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस के अंदर डेटा क्लीनिंग क्या है, तो क्या नॉइज और इनकंसिस्टेंट डेटा को रिमूव करने की एक प्रोसेस है। ठीक है, नॉइज यानी कि कई सारे अननेसेसरी डेटा आपके पास आ जाते हैं, तो बस उसी को रिमूव करने के लिए प्रोसेस, तो उसी को हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। देन आफ्टर सेकंड स्टेप के अंदर किया जाता है डेटा को इंटीग्रेशन, इन विच मल्टीपल डेटा सोर्सेज आर कंबाइंड। तो यहाँ पर जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हो आपके पास मोर देन 1 डेटाबेस या फिर डेटा वेयरहाउस अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। तो उस मल्टीपल सोर्स में से डेटा को निकालने की प्रोसेस को ही आप बोलोगे डेटा इंटीग्रेशन। देन आफ्टर डेटा सिलेक्शन, अब इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, डेटा रिलेवेंट टू द एनालिसिस टास्क आर रिट्राइव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अब हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस तो था, ठीक है, या फिर आपके पास डेटा वेयरहाउस है, तो उसमें से डेटा को आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन एनालिसिस टास्क। देन आफ्टर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके अंदर क्या होता है, तो कि डेटा आर ट्रांसफॉर्म इनटू फॉर्म्स अप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग बाय परफॉर्मिंग समरी और एग्रीगेशन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अगेन डेटाबेस रिलेवेंट ही एक टॉपिक आया। देखिए डेटा एग्रीगेशन और डेटा की समरी, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस आप डेटा बेस के अंदर पढ़ चुके थे, तो बस उसी दोनों प्रोसेस के हिसाब से आप डेटा को कर सकते हो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मे भी आपको याद होगा डेटा नॉर्मलाइजेशन, राइट, 1NF 2NF 3NF अप टू 5NF तक के आपके पास टॉपिक थे डेटा बेस के अंदर। तो बस यही सभी प्रोसेस यहाँ पर की जाती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। देन आफ्टर मेन चीज आती है आपकी डेटा माइनिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, तो कि डेटा माइनिंग मेथड्स
algorithms are applied in order to extract data patterns। ठीक है, आपके पास डेटा है बल्क के अंदर, उसमें से रिक्वायर्ड डेटा जो आपको चाहिए था तो किस तरह से आप निकालोगे, डेटा माइनिंग मेथड्स या फिर कोई एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के जरिए। एट लास्ट हमारे पास है पैटर्न एवेल्यूएशन और नॉलेज प्रेजेंटेशन। ठीक है, इन दोनों की मदद से ही आप लास्ट में फाइनल रिजल्ट को अपने एंड यूजर तक पहुंचा सकते थे, राइट, यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन। तो बस यही थी हमारी नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस प्रोसेस का थियोरेटिकल पोर्शन। ठीक है, चलिए अब आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम नई टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं जो कि है वेब माइनिंग। अब जैसा कि हम डेटा माइनिंग पढ़ चुके हैं उसी तरह हमारे पास एक और कंसेप्ट है वेब माइनिंग। ठीक है, आई थिंक हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी वेबसाइट पर सर्फिंग किया ही होगा। ठीक है, कई बार हमें चाहते थे कि ये जो डेटा है वो मुझे मिल जाए तो क्या रहेगा और किस तरह से हम वो वेबसाइट पर पड़ा हुआ डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेब माइनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेब माइनिंग की डेफिनेशन। वेब माइनिंग इज द यूज ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स टू ऑटोमेटिकली डिस्कवर एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विसेज। अब हम सभी को मालूम है वेबसाइट किसकी मदद से बनी हुई होती है, वेब पेजेस की मदद से। ठीक है, तो इंडिविजुअल वेब पेजेस में पड़ा हुआ डेटा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को ही आप क्या बोलोगे, वेब माइनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो वेब माइनिंग को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है वेब कंटेंट माइनिंग, देन आफ्टर सेकंड वेब स्ट्रक्चर माइनिंग और लास्ट वेब यूसेज माइनिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीनों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब कंटेंट माइनिंग के बारे में। अब देखिए, वेब कंटेंट माइनिंग कैन बी यूज्ड फॉर माइनिंग ऑफ यूजफुल डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम वेब पेज कंटेंट। तो मेन वेब माइनिंग के अंदर यही कैटेगरी आती है, वेब कंटेंट माइनिंग। नाम पर से आपको पता चल रहा होगा वेब कंटेंट माइनिंग यानी कि वेब पेज के अंदर जो कि आपको फ्रंटली जो डेटा विजिबल है, ठीक है, बस वही डेटा आपको निकालना है, तो उसी को बोले जाएंगे वेब कंटेंट माइनिंग। ठीक है, वेब कंटेंट माइनिंग परफॉर्म स्कैनिंग एंड माइनिंग ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ग्रुप्स ऑफ वेब पेजेस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द इनपुट। ठीक है, अब वेब पेज के अंदर हमें ऑफिशियली क्या क्या देखने को मिलता था, तो कि कोई भी वेबसाइट हो, सिंपल है, कोई भी एक वेब पेज आप ओपन करो तो उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म हो सकता है डेटा का, इमेज फॉर्म हो सकता है और अगेन कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस भी हो सकते हैं। तो बस वही टाइप का डेटा हमें चाहिए था, तो उसी टाइप को हम बोलोगे वेब कंटेंट माइनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, इफ एन यूजर वांट्स टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर बुक देन सर्च इंजन प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ सजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल का सर्च का एग्जांपल ले सकते हो। गूगल के अंदर सपोज कोई भी एक बुक सर्च करते हैं तो गूगल हमें क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ सजेशंस या फिर लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स की लिंक्स हमें रिटर्न करेगा, राइट। तो वो एक किस टाइप का एग्जांपल हुआ, वेब कंटेंट माइनिंग का। गूगल का जो सर्च इंजन है उसी को आप क्या बोलोगे, वेब कंटेंट माइनिंग का एक एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल उसको बोला जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब कंटेंट माइनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट हम दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। अब वेब स्ट्रक्चर माइनिंग क्या है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो, डिस्कवर द लिंक स्ट्रक्चर ऑफ हाइपरलिंक। अब कई बार कई वेब पेजेस के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा लिंक्स मिल जाएगी जिसको हम बोलते थे हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक यानी कि क्या, कोई ऐसी लिंक, कोई ऐसा टेक्स्ट जिस पर आप क्लिक करोगे अपने माउस से तो आप उस वेब पेज में से रीडायरेक्ट हो जाओगे किसी अनदर वेब पेज पर। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे हाइपरलिंक। तो उस हाइपरलिंक के अंदर पड़ा हुआ डेटा या फिर हमें एनालिसिस करना है कि इस पेज के अंदर टोटल कितनी हाइपरलिंक है और किस हाइपरलिंक पर क्लिक करने से आप किस पेज पर जा सकते हो। ठीक है, उस रिलेवेंट डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसी को बोलोगे वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। देखिए यहाँ पर सेकंड टॉपिक, इट यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट द वेब पेजेस आर either लिंक्ड बाय इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट लिंक कनेक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, बस वही चीज है, डायरेक्टली लिंक किए गए होगा किसी अनदर पेज के साथ। द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर माइनिंग इज टू प्रोड्यूस द स्ट्रक्चरल समरी ऑफ वेबसाइट एंड सिमिलर वेब पेजेस। अब इसका सोलरली पर्पस क्या है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग का, तो कि पूरी वेबसाइट में या फिर पूरे वेब पेज में कितनी कितनी हाइपरलिंक्स अवेलेबल है उसकी समरी निकाल के देगा और उस पर्टिकुलर हाइपरलिंक को विजिट करने से आप किस वेब पेज पर रीडायरेक्ट होगे उसकी समरी देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग कैन बी वेरी यूजफुल टू कंपनीज टू डिटरमाइन द कनेक्शन बिटवीन टू कमर्शियल वेबसाइट्स। ठीक है, अब माइट भी आपने SEO का नाम सुना होगा। ठीक है, अब SEO के अंदर यही फंडा आता है,
कोई दो वेबसाइट या फिर मल्टीपल वेबसाइट एक दूसरे के साथ ऑन पेज या फिर ऑफ पेज किस तरह से लिंक की गई होती है। ठीक है, तो यही सब देखने के लिए, यही सब डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज में ले सकते हैं वेब स्ट्रक्चर माइनिंग को। ओके, तो ये था हमारा सिनारियो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के अंदर। ओके, अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कैटेगरी, जो कि है वेब यूसेज माइनिंग। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, वेब यूसेज माइनिंग इज यूज्ड फॉर माइनिंग द वेब लॉग रिकॉर्ड्स एंड हेल्प्स टू डिस्कवर द यूजर एक्सेस पैटर्न्स ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है वेब यूसेज माइनिंग की। अब इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आप वेब सर्फिंग नॉर्मली कर रहे हो, ठीक है, और बीच में अगर आपने अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट सीन कर ली, उसको वॉच कर लिया, ठीक है, 2 से 3 मिनट आपने वहाँ पर पास आउट किए, तो फिर अगर वो वेबसाइट क्लोज करोगे आप, ठीक है, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को आपने क्लोज कर दिया, किसी अनदर वेब पेज पर आप रेगुलर सर्फिंग करने लगे, तो बीच बीच में आपको ऐड दिखाई देगी, और वो ऐड किसकी होगी, जो कि अभी अभी आपने वो प्रोडक्ट देखा था अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर, उसी से रिलेवेंट वो ऐड आ जाएगी वहां पर ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वो ऐड किस तरह से आपको दिखाई जाती है, राइट, इंटरनेट को किस तरह से पता चला कि आपने अभी अभी ये वाला प्रोडक्ट देखा, उसी के बेस पर आपको वो प्रोडक्ट की ऐड दिखाई दी। ठीक है, तो उसके बिहाइंड द सीन सिनेरियो क्या होता है, वेब यूसेज माइनिंग का। ठीक है, वेब यूसेज के माइनिंग बस यही चीज होती है कि यूजर के जो पुराने हिस्ट्री लॉग्स थे, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, उसके बेस्ड पर ही आपको वो रिलेवेंट सर्च वाला एड्स दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी चीज है वेब यूसेज माइनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो वेब सर्वर रजिस्टर्स अ वेब लॉग एंट्री फॉर एवरी वेब पेज। आप जितने भी वेब पेज विजिट करते हो उन सभी के अंदर आपका जो वेब सर्वर है वो आपकी लॉग की एंट्री या फिर हिस्ट्री की एंट्री रजिस्टर करता ही है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन वेब लॉग रिकॉर्ड्स कैन बी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर ई कॉमर्स कंपनीज। अब यहाँ पर इस टॉपिक का मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट। ठीक है, बस यही वाला सिनेरियो आपका होता है वेब यूसेज माइनिंग के अंदर। तो बस यही 3 आपकी कैटेगरीज थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ वेब माइनिंग। मेनली हमने वेब माइनिंग को कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरी के अंदर, वेब कंटेंट माइनिंग, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग और वेब यूसेज माइनिंग। ठीक है, अब तीनों के अंदर हमने क्या क्या देखा ओवरऑल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वेब कंटेंट माइनिंग किसके रिलेवेंट होगा, तो कि कोई पर्टिकुलर वेब पेजेस में से आपको टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या फिर स्ट्रक्चर रिकॉर्ड निकालना है तो, ठीक है, तो फिर आप वेब कंटेंट माइनिंग कर सकते हो। आपको वेब स्ट्रक्चर माइनिंग कब करनी चाहिए, जब आपके पास हाइपरलिंक्स अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो उसमें से आपको कोई इंटर रिलेटेड हाइपरलिंक्स का डेटा या फिर उसकी समरी निकालनी है तो, ठीक है, इंट्रा डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इसको हम बोलेंगे। वो एक हाइपरलिंक होती है ना, उसके अंदर से आप मल्टीपल हाइपरलिंक्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बस इसी तरह का आपको समरी चाहिए, इसी तरह का एक्सट्रैक्शन चाहिए डेटा का, तो फिर आप बोल सकते हो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। देन आफ्टर लास्ट थी हमारी मेन वेब यूसेज माइनिंग। इसके अंदर वेब सर्वर लॉग्स आते हैं, एप्लीकेशन सर्वर लॉग्स आते हैं, इवन एप्लीकेशन लेवल के लॉग्स भी आते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर आप देख सकते हो वेब माइनिंग रिसर्च है, ठीक है, वो इन दोनों ही कैटेगरीज को फोकस की जाती है, क्योंकि ये तो एक बड़ा ही सिंपल लॉजिक है वेब कंटेंट माइनिंग। आगे जाकर अगर आप इस फील्ड के अंदर मास्टरी करोगे, ठीक है, तो आपको वेब ऑटोमेशन दिखाई देगा, वेब स्क्रैपिंग जैसे कंसेप्ट दिखाई देंगे, तो ये सब इजी प्रोसेस है वेब कंटेंट माइनिंग करने के लिए। बट जो मेन 2 चीज थी वो क्या थी, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग और वेब यूसेज माइनिंग। ठीक है, तो बस वेब माइनिंग रिसर्च इन्हीं दोनों कैटेगरी बस सबसे ज्यादा मेजोरिटी की जाती है। ओके, तो बस यहीं पर हमारा खत्म होता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब माइनिंग का कंसेप्ट और हमारा आज का सेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो होमवर्क के अंदर आपको 3 क्वेश्चन लिख कर लाना है। डेटा माइनिंग क्या है उसको आर्किटेक्चर के साथ डिस्क्राइब करो, KDD प्रोसेस क्या है उसको भी एक नीट स्केच के साथ डिस्क्राइब करो आप, और एट लास्ट ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करना है आपको वेब माइनिंग को। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ।